हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की ट्रांसफार्मर के लॉसेस और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी से रिलेटेड। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के लिए अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसको कि हम कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है। अब देखो, रेगुलेशन का मतलब ये होता है, इन जनरल रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कितना रेगुलेट किया गया है, या हिंदी में बात करें तो कितना नियंत्रित रखा गया है। नियंत्रित रखना माने कंट्रोल रखना किसी भी चीज पे। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफार्मर से मिलने वाली वोल्टेज पे कितना रेगुलेशन या कितना कंट्रोल हम लोगों ने रखा है। कंट्रोल रखने का मतलब यह होता है कि कितना भी लोड उस पर कनेक्ट कर लो, कितना भी लोड कनेक्ट कर ले, हमें जो वोल्टेज मिलने वाली है वो वोल्टेज नहीं बदलनी चाहिए। लोड ज्यादा कनेक्ट करने का मतलब अगर ट्रांसफार्मर से ज्यादा करंट भी ड्रॉ करें तब भी उससे मिलने वाली वोल्टेज क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है। तो दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन लोड द चेंज इन वोल्टेज शुड बी जीरो। तो ये पॉइंट लिखो, वोल्टेज रेगुलेशन is related to variation in the transformer output voltage, variation in the transformer output voltage as the load changes from no load to full load, from no load to full load। देखो, प्रैक्टिकली होता क्या है, जब ट्रांसफार्मर से ज्यादा लोड कनेक्ट किया जाए तो ज्यादा लोड कनेक्ट करने का मतलब है ज्यादा करंट को ड्रॉ करना। ज्यादा करंट से ट्रांसफार्मर की जो सीरीज ब्रांच है उसमें ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, और ज्यादा ड्रॉप आएगा तो बाहर मिलने वाली वोल्टेज कम हो जाएगी। भाई, जितना ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी वोल्टेज, बाहर उतनी ही कम मिलेगी। इसीलिए एक्चुअल में क्या होगा, करंट बढ़ने से वोल्टेज कम होती है। बट मैं क्या चाहता हूं, आइडियली करंट कितना भी चेंज हो वोल्टेज शुड रिमेन सेम। तो अगला पॉइंट यही लिखो, एज द लोड इज इंक्रीज्ड the current in transformer winding increases, which increases the voltage drop and reduces the voltage at output of transformer, reduces the voltage at output of transformer. Next point, ideally the change in voltage should be zero. Ideally the change in voltage should be zero, or the voltage should remain constant with respect to the load, ठीक है। अब देखो, यहां वोल्टेज रेगुलेशन जब किसी भी मशीन के अंदर बात होती है तो यहां पे दो तरह की रेगुलेशन डिफाइन होती है। एक होती है रेगुलेशन अप, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज। और दूसरी होती है रेगुलेशन डाउन, ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड वोल्टेज माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ फुल लोड वोल्टेज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड वोल्टेज इनटू 100%। अप और डाउन का क्या फंडा होता है, अभी मैंने बोला एज लोड इंक्रीजेस वोल्टेज डिक्रीजेस। ठीक है। तो यूजुअली
मैं ये भी बताऊंगा ऐसा कब नहीं होता। एक्चुअल में ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ कब होता है, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे होता है, अभी हम आगे देखेंगे। यूजुअली ये फुल लोड वोल्टेज जो होती है ना, ये नो लोड से कम ही होती है। अगर नो लोड से कम है वोल्टेज तो इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका डिनोमिनेटर है ज्यादा। तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो वैल्यू बड़ी आएगी ना, इसीलिए उसे बोल देते हैं अप, और जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा है वो वैल्यू कम आएगी, इसीलिए उसे बोल देते हैं डाउन। अब माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि जब कभी वोल्टेज रेगुलेशन पूछी जाए तो अप का यूज करें या डाउन का। तो देखो मेरा इसका आंसर क्या रहता है, VR माने वोल्टेज रेगुलेशन, इसको सिंपल ऐसे रखो, V नो लोड माइनस P फुल लोड बाय मॉड V रेटेड। डिनोमिनेटर में ना फुल लोड का चक्कर डालो ना नो लोड का, डिनोमिनेटर में ट्रांसफॉर्मर की रेटेड वोल्टेज रखो। अगर वोल्टेज रेगुलेशन प्राइमरी पे निकाल रहे हो तो प्राइमरी का रेटिंग रखो, और सेकेंडरी पे निकाल रहे हो तो सेकेंडरी का रेटिंग रखो, लेकिन जिस साइड भी वोल्टेज रेगुलेशन निकल रही है उस साइड की रेटेड वोल्टेज से ही डिवाइड किया जाए। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो हमें क्या वोल्टेज चाहिए, एक विदाउट लोड कनेक्शन कितनी वोल्टेज है और दूसरा विद लोड कनेक्शन। अब अगला लिखना, यहां तक नोट करने के बाद, कंडीशन टू कैलकुलेट वोल्टेज रेगुलेशन। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, इफ पावर फैक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, इफ पावर फैक्टर इज नॉट स्पेसिफाइड, assume unity power factor, assume unity power factor। अगला, voltage is always sinusoidal, voltage is always sinusoidal unless otherwise mentioned, unless otherwise mentioned। यानी जब तक वोल्टेज की वेवफॉर्म के बारे में बात ना की जाए तुम वोल्टेज को हमेशा साइनोसोइडल ही एज्यूम करोगे। आगे चल के हम देखेंगे कि कब साइनोसोइडल नहीं होती, जब हम हार्मोनिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इफ लोड कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, if load condition is not specified, we assume rated load, we assume rated load or full load, we assume rated load or full load। ठीक है, अगला पॉइंट, we only use magnitude of voltages, we only use magnitude of voltages while computing magnitude of voltages while computing voltage regulation, while computing voltage regulation but not their angle, but not their angle। ठीक है, यहां ये ध्यान देना कि मैंने हर वोल्टेज पे ना मॉड लगा रखा है, क्योंकि वोल्टेज तो एक फेजर क्वांटिटी है, तो सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सिर्फ मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस लेना, एंगल के साथ सब्ट्रैक्ट मत कर देना। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन निकालते कैसे, एक पॉइंट और लिख लेना, while calculating voltage regulation, while calculating voltage regulation we usually ignore shunt branch of transformer, we usually ignore shunt branch of transformer। अब देखो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी साइड निकाल सकते हो, मान लो प्राइमरी साइड निकालना चाहते हो। अभी मैंने देखो क्या बोला कि शंट ब्रांच को इग्नोर कर देना, तो प्राइमरी में बचेगा क्या, एक इस टाइप से सीरीज ब्रांच बच जाएगी। ये रेजिस्टेंस होगा अगर प्राइमरी साइड देख रहे हो R01 या X01। इधर की वोल्टेज मैंने बताई थी V1 होती है,
ये वोल्टेज होती है V2 डैश। ये होती है V2। ठीक है, तो लोड जो है सेकेंडरी साइड लगा है, कोई I2 करंट ले रहा है, उसका रिफ्लेक्शन करंट यहां कितना आ रहा है I1 डैश। तो अब मैं क्या कहता हूं कि जब वोल्टेज रेगुलेशन की बात आए, सिर्फ प्राइमरी पे देखना है, तो हम ये कहेंगे V2 डैश अंडर नो लोड माइनस V2 डैश अंडर फुल लोड बाय V1 रेटेड। प्राइमरी पे चल रहे हो ना, तो नीचे कौन सी रेटिंग लिखोगे? प्राइमरी की। अब नो लोड का मतलब है जब I2 0 हो जाए, नो लोड का मतलब है I2 0 हो जाए। I2 0 का मतलब I1 डैश भी 0 हो जाए। I1 डैश अगर 0 हो गया तो कोई ड्रॉप नहीं आएगा ना, कोई ड्रॉप नहीं आएगा, जिसका मतलब कि V2 डैश नो लोड पे V1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर R और X में कोई ड्रॉप नहीं आया तो दोनों तरफ की वोल्टेज बराबर। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गई इस लॉजिक से? मॉड V1 मॉड V2 डैश एट फुल लोड बाय मॉड V1 रेटेड। और परसेंटेज में चाहिए तो 100%। ऐसे ही देखो, चाहो तो यही कैलकुलेशन तुम सेकेंडरी साइड भी कर सकते थे। यही सर्किट हम सेकेंडरी में भी बना सकते हैं। अगर सेकेंडरी में ये सर्किट बनेगा तो प्राइमरी वाली वोल्टेज आएगी ना सेकेंडरी पे, ये है V1, ये इधर रेफर होके आएगा V1 डैश। अब रेजिस्टेंस R02 X02 और ये वोल्टेज V2। हमेशा ये ध्यान रखो कि वोल्टेज रेगुलेशन कौन से टर्मिनल पे निकालना है? जिस टर्मिनल पे लोड कनेक्टेड है, क्योंकि हमें देखना ही ये है कि लोड की वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन है। तो एक वाला ये वाला पॉइंट भी लिख लो, क्योंकि ये हर मशीन में कॉमन है। तो ये लिखना, वोल्टेज रेगुलेशन is always computed voltage regulation is always computed at the terminals where load is connected for every machine अब देखो, इसमें किस तरफ लोड होगा? V2 पे। इधर लोड कहां था? V2 पे या V2 डैश पे। इसीलिए जब मैंने वोल्टेज रेगुलेशन निकाला तो V2 डैश से निकाला। अभी लोड कनेक्टेड होगा V2 पे, तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे लिखोगे? मॉड V2 नो लोड माइनस मॉड V2 फुल लोड बाय नीचे क्या आना चाहिए? V2 की रेटेड वैल्यू। अब देखो, नो लोड का मतलब है कि कोई लोड ही कनेक्टेड नहीं है, तो ये I2 कितना होगा? फॉर नो लोड I2 इज 0। I2 अगर 0 हो गया तो R और X में कोई ड्रॉप नहीं आएगा। अगर कोई ड्रॉप नहीं आया तो मॉड V2 नो लोड का कितना हो जाएगा? मॉड V1 डैश के बराबर। तो इस लॉजिक से वोल्टेज रेगुलेशन क्या बन जाएगी? मॉड V1 डैश माइनस मॉड V2 फुल लोड बाय मॉड V2 रेटेड। तो वोल्टेज रेगुलेशन दोनों ही मेथड से सेम आएगी, क्योंकि जो सेकंड फॉर्मूला है ना, ये फर्स्ट फॉर्मूले से कैसे आता है? हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में N2 बाय N1 मल्टीप्लाई कर दो। देखना, देखो ये N1 इज टू N2 है, तो V1 डैश को क्या लिख सकते हो? देखो मैं यहां पे बताता हूं, V1 डैश को क्या लिख सकते हो? N2 बाय N1
V2FL, V2 डैश से V2 पे कैसे जाओगे? प्राइमरी से सेकेंडरी जा रहे हो, N2/N1 V2 रेटेड V1 रेटेड से कैसे आएगा? अब ये N2/N1 कट गया ना, आ गया सेम फॉर्मूला, ठीक है। इसीलिए वोल्टेज रेगुलेशन दोनों में से किसी भी साइड निकाल सकते हो, बट वोल्टेज कौन से टर्मिनल की लेनी है? जिस टर्मिनल पे तुम्हारा लोड कनेक्टेड हो। ये बात क्लियर हुई? तो ये वाला पॉइंट पे लिख लो, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर कैन बी computed either on primary or secondary, but we must take care to consider the values at load terminal. अब देखो, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, पावर और डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पावर लोड तक पहुंचाना, और अगर मैं लोड हूं तो मैं ये चाहता हूं मुझ तक रेटेड वोल्टेज आनी चाहिए। रेटेड वोल्टेज तब पहुंचेगी मुझ तक जब वोल्टेज का ड्रॉप क्या रहे? मिनिमम, या वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहे? मिनिमम। तो अगला पॉइंट ये लिखना, अ डिस्ट्रीब्यूशन transformer needs to supply rated voltage to consumer, and hence voltage fluctuation should be minimum, और voltage drop should be minimum, देखो क्या होता है ना, पावर ट्रांसफॉर्मर डायरेक्टली लोड को सप्लाई नहीं कर रहा, तो वहां ये वोल्टेज रेगुलेशन इतना क्रूशियल नहीं होता। इवन जब पावर सिस्टम भी पढ़ते हैं ना, तब हम ये बोलते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला नेटवर्क है वहां ये वोल्टेज का डिफरेंस क्रूशियल होता है, बट जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्रूशियल नहीं होता। सेम वे में पावर ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज ड्रॉप नहीं है जितना वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से सीधा लोड कनेक्टेड है, उसकी वोल्टेज गिरेगी तो लोड की वोल्टेज गिरेगी। अगर वोल्टेज कम आएगी तो तुमने देखा होगा कभी कभी जब घर की लाइट धीमे जलती है, पंखा धीरे चलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई वोल्टेज कम आ रहा है। तो वोल्टेज कम आने से क्या होता है, मेरे घर की जो भी अप्लायंसेज हैं वो सही काम नहीं करते, वो डैमेज भी हो सकते हैं। इसीलिए लो वोल्टेज इज डेंजरस टू द डिवाइसेस। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, लो आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर is harmful for consumer appliances, ठीक है, कंज्यूमर के लिए डेंजरस हो सकता है। अब देखो, हमने ये तो जाना कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है, बट इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में तो यूज ही नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो अगला लिखो, approximate voltage regulation, अब देखो मैं सेकेंडरी साइड पे रेफर्ड सर्किट बना रहा हूं, ये वाली वोल्टेज थी V1 डैश R02 और ये थी V2, ये करंट था I2। अब देखो यहां V1 डैश का अगर KVL से फेजर लिखा जाए तो ये क्या होगा,
V2 का फेजर प्लस I2 R02 प्लस JI2 X02। अब मैं क्या चाहता हूं, जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो V1 डैश और V2 के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेना है। अगर चेक करोगे तो अभी हमने वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मूला लिखा था, मॉड V1 डैश माइनस मॉड V2 बाय V2 रेटेड। देखो हमेशा जरूरी नहीं होता कि V2 दूसरी वोल्टेज फुल लोड पे लो, एक वोल्टेज नो लोड पे लेना जरूरी है, दूसरी वोल्टेज लोड पे लेनी होती है। मैंने जैसा लिखवाया भी पॉइंट्स में कि अगर लोड स्पेसिफाइड ना हो तब क्या यूज कर लेना, फुल लोड। बट हमेशा नो लोड और फुल लोड का यूज नहीं करते, हम क्या बोलते हैं, नो लोड वोल्टेज और वोल्टेज विद लोड। लोड कितना है, अगर फुल लोड है तो फुल लोड। ठीक है, आगे चले। अब देखो फेजर बनाना है तो मैं V2 को रेफरेंस ले रहा हूं, नेटवर्क की टाइप से फेजर बनाएंगे एकदम। V2 को रेफरेंस लिया, जनरली पावर फैक्टर लैगिंग होता है तो ये मेरा आ गया I2, ये हो गया फाई। तो कॉस फाई क्या है, इट इज योर लोड पावर फैक्टर, जो भी लोड कनेक्टेड होगा। लोड माने जो इस टर्मिनल पे V2 वाले पे आ रहा है ना, मैं चाहूं तो यहां पे दिखा भी देता हूं, ये कोई लोड है, तो इसका पावर फैक्टर है cos फाई। अब V2 में पहले क्या ऐड करना है, I2 R02। I2 R02 I2 के सेम फेज में होगा तो V2 की टिप से बना लिया। फिर करना है I2 इंटू JX02, J का मतलब प्लस 90, प्लस 90 माने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर करना है, और ये ध्यान रखना X जो है R से बड़ा होता है, X अगर R से बड़ा होता है तो देखो मैंने ये बना दिया I2 X02। ठीक है, इससे करीबन ये लेंथ जो होती है ना वो 2-3 गुना ली जाती है, 2-3 टाइम्स होती है। तो ये बन गया अपना V1 डैश। ये बात क्लियर हुई। इस एंगल को मैंने मार्क कर दिया डेल्टा। अब देखो मुझे V1 डैश और V2 का डिफरेंस नहीं चाहिए, मुझे उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस चाहिए। अभी दोनों का एंगल अलग अलग है। अब बात है मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कैसे लें। देखो अगर ये वाला पॉइंट मेरा O है, जहां से मैंने फेजर शुरू किया है, अगर ये वाला पॉइंट O है और ये वाला पॉइंट है मेरा सपोज A, तो डिफरेंस लेने के लिए ज्योमेट्रिकली मैं क्या करता हूं, O पे मैं कंपास रखता हूं और उसमें रेडियस भर लेता हूं A तक, यानी एक कंपास स्ट्रेच कर लेना है O से A, और फिर एक आर्क ड्रॉ करो जिसका रेडियस कितना हो, OA। आर्क का सेंटर O और उसका रेडियस OA। कहने का मतलब है मैं OA को रोटेट करा रहा हूं ऐसे, आर्क बन गई ना। ये वाला पॉइंट हो गया, मान लो X रहने दो, चलो F कह दो। तो ये जो डिस्टेंस आया ना मेरे पास OF, ये एक आर्क ही तो है, सर्कल में रेडियस हमेशा सेम होता है, तो यहां OF जो आया है वो OA है। ठीक है, अभी ये पॉइंट मैं लिखा दूंगा, आगे देखो। अब मैं कहता हूं ये वाला पॉइंट है मेरे पास B, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया C, ये I2 X02 ना थोड़ा इधर लिख देता हूं, ये वाला पॉइंट हुआ D। ठीक है, और ये जो AD है ना, इसको नीचे तक भी एक्सटेंड कर लिया मैंने। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया M और इसको बोल दिया N। तो ये जो CD है और ये जो MN है, ये दोनों बराबर हैं। फिगर देख के क्लियर दिख रहा है ना, CD इज एक्चुअली इक्वल टू MN। तो पहले फेजर ड्रॉ करो, फिर एक पॉइंट लिखना। इन ऑर्डर टू
calculate magnitude of v1 dash, in order to calculate magnitude of v1 dash, we draw an arc with center at O. We draw an arc with center at O and radius OA, so the length OA is equal to OF. अब देखो इसका मतलब ये हुआ मॉड v1 डैश जो OA के बराबर था वही OF के बराबर है। OF को 4 लेंथ का सम लिख सकते हो, OB प्लस BC प्लस CD प्लस DF, ये चारों लेंथ आ जाएंगी। अब ये जो OB है ना, OB देखो कितना है, OB है V2 प्लस BC प्लस CD प्लस DF। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन में चाहिए तो यही था ना मुझे, मॉड v1 डैश माइनस मॉड v2, तो ये कितना हो गया BC प्लस CD प्लस DF। तो मुझे 3 लेंथ का सम निकालना है BC CD DF का। अब देखो I2 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, फाई पे, और I2R02 I2 के सेम फेज में होता है ना, तो वो भी कितने एंगल पे होगा, फाई पे, तो ये वाला एंगल भी हो गया फाई। अब क्या होता है, दो लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। IR पे परपेंडिकुलर है ये IX वाली लाइन, ध्यान से देखना, IR वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है IX वाली लाइन, और हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर है ये वर्टिकल, परपेंडिकुलर है ना। तो हॉरिजॉन्टल और IR में अगर फाई है तो वर्टिकल और IX में भी कितना एंगल होगा, फाई। तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस फाई। ये एंगल्स क्लियर हुए। पहले तो मैंने बोला I का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल से फाई है तो IR का भी फाई है। फिर मैंने बोला दो लाइंस के बीच का जो एंगल है वही परपेंडिकुलर्स के बीच में है, तो IX और वर्टिकल में है फाई, तो IX और हॉरिजॉन्टल में बना 90 माइनस फाई। अब देखो क्या होता है इसके बाद, पहले मेरे को ये ट्राइंगल देख के बताओ MBC, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना IR वाला ट्राइंगल MBC, इसमें मुझे BC निकालना है। BC ट्राइंगल का बेस है, तो ये BM cos फाई है। BM माने I2R02 cos फाई, ठीक है। BM का मतलब है I2R02। ऐसे ही देखो ट्रायंगल कौन सा देखेंगे अब की बार, AMN, ठीक है। अब CD और MN तो बराबर ही है, तो यहां ये भी तो लिख सकते हो BC प्लस MN प्लस DF। AMN ट्राइंगल देखो, इसमें मुझे MN जानना है, ये अगेन ट्राइंगल का बेस है, तो हाइपोटेनस है AM साइन कॉस, बेस हाइपोटेनस से कैसे आता है कॉस, और ट्राइंगल में एंगल कितना लिखा है 90 माइनस फाइव, यानी I2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आ गए। अब बची कौन सी लेंथ, DF। ये बात क्लियर हुई। तो अब हम ये कह रहे हैं DF इज स्मॉल, इग्नोर DF। मैंने अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन की बात की है ना, तो कहीं तो अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, तो अप्रोक्सीमेशन क्या लगा रहे हो, ये DF वाला पार्ट इतना छोटा है कि इसको इग्नोर कर सकते हैं। इस अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सिक्वेंस समझना क्या होता है। अगर मैं तुमसे कहूं मुझे OD लेंथ चाहिए, तो तुम क्या उनसा ट्राइंगल देखोगे, इन ट्राइंगल OAD, OD इक्वल टू OA cos डेल्टा।
OAD ये राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, OD कितना आएगा, इसका बेस है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर DF को इग्नोर कर दें, DF को अगर इग्नोर कर रहे हैं तो OF था OB प्लस BC प्लस CD प्लस DF, यही था ना OF। OF माने OA, अभी हमने लिखा था ना OF और OA बराबर हैं, तो OA कितना था, मैं यहां नीचे लिख लेता हूं। OA एक्चुअल में कितना था भाई, OF और OA बराबर हैं, तो ये था OB प्लस BC प्लस CD प्लस DF। अगर इग्नोर कर रहे हो DF को तो तुम क्या बोल रहे हो, OA इज अप्रोक्सीमेटली OB प्लस BC प्लस CD यानी OD। तो तुम कह रहे हो OA और OD बराबर है, OA और OD बराबर है माने cos डेल्टा ऑलमोस्ट 1 है, cos डेल्टा 1 है माने डेल्टा काफी छोटा है। तो ये अप्रोक्सीमेशन का वैलिडेशन क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन कब लग सकती है, जब ये V1 डैश और V2 के बीच का एंगल डेल्टा बहुत ही छोटा हो। तो यहां तक लिखने के बाद ना एक पॉइंट लिखना, दिस अप्रोक्सीमेशन इज ओनली वैलिड, this approximation is only valid if the angle between the two voltages, if the angle between the two voltages is very small, or values of R and X are small, values of R and X are small. Hence such an approximation is not generally used in synchronous machine and power system, तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पॉइंट, क्योंकि बहुत जगह गलती क्या की जाती है कि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन का जो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है वो सीधा सिंक्रोनस या पावर सिस्टम में लग जाता है। सिंक्रोनस में और पावर सिस्टम में R और X छोटे नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेशन तब तक वैलिड है जब तक R और X क्या रहे, स्मॉल, और डेल्टा भी क्या रहे, स्मॉल। मेरी बात क्लियर हुई। DF को इग्नोर करने का मतलब है OA और OD को बराबर मानना, जिसका मतलब डेल्टा बहुत ही छोटा है। अब इससे क्या मिल गया रिलेशन, देखो जो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए चाहिए था, मॉड V1 डैश माइनस मॉड V2 इज BC प्लस MN, क्योंकि DF को तो इग्नोर कर दिया। BC अभी निकाला है I2R02 cos phi, MN निकाला है I2X02 sin phi। इसका मतलब I2 R02 cos phi प्लस X02 sin phi। ठीक है, मेरी ये बात क्लियर हुई। अब ये तो आ गया वोल्टेजेस का डिफरेंस, मुझे चाहिए क्या, रेगुलेशन। रेगुलेशन कैसे आता है, वोल्टेजेस के डिफरेंस को किससे डिवाइड करना पड़ता है, रेटेड वोल्टेज से। जब रेटेड वोल्टेज से डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो अब ये सारा डेटा अपने काम का नहीं है। अब हम आते हैं सीधे इस वोल्टेज ड्रॉप की मदद से रेगुलेशन पे। तो मैं बोलता हूं वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, सेकेंडरी साइड पे निकाल रहे थे ना, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा V2 की रेटेड वैल्यू से। अब देखो अगर ये फुल लोड है तो I2 रेटेड करंट होगा, लेकिन अगर फुल लोड नहीं है तो हम बोलते हैं एट एनी लोड, हम क्या कह सकते हैं, I2 कितना होता है,
x इंटू I2 रेटेड। यही तो होता है। x क्या बताता है? फ्रैक्शनल लोडिंग, यानी कि रेटेड के मुकाबले कितना करंट आ रहा है। जैसे हाफ लोड है तो आधा, क्वार्टर है तो 1/4। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गई? x I2 रेटेड, x है कि कितना फ्रैक्शन चल रहा है लोड का, ठीक है, अपॉन V2 रेटेड। अब V रेटेड अपॉन I रेटेड क्या होता है? Z बेस होता है। तो इसको ऐसे लिख लो, नीचे जो टर्म बनेगी वो बन जाएगी अपनी Z बेस, ठीक है। जब कभी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को Z बेस से डिवाइड करते हो तो वैल्यूज कन्वर्ट हो जाती हैं पर यूनिट के अंदर। इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाती है? x इंटू R02 PU cos phi प्लस x02 PU sin phi। अब हमें क्या पता है? पर यूनिट में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों तरफ सेम होते हैं, इसीलिए R02 की R01 भी लिख सकते हो, क्योंकि पर यूनिट वैल्यू दोनों साइड सेम होती है। ये बात समझ आई? तो ये आ गया हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आया अपने पास? ये फॉर्मूला आया है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। अब देखो, ज्यादातर मशीन में जब भी एसी की बात होती है ना, तो लोड का पावर फैक्टर लैगिंग ही लेके चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोड्स कैसे होते हैं? लैगिंग पावर फैक्टर वाले। तो हम क्या करते हैं? डेरिवेशन हमेशा लैगिंग का करते हैं। अगर लोड का पावर फैक्टर लीडिंग होता तो करंट नीचे की जगह ऊपर ड्रॉ करते। करंट अगर ऊपर ड्रॉ करते तो हम क्या बोल देते हैं? फॉर लीडिंग पावर फैक्टर रिप्लेस फाई बाय -फाई, ठीक है। इसका मतलब समझो, जैसे एज एन एग्जांपल कि 0.8 पावर फैक्टर लैग है, तो तुम फाई लिखोगे 36.86, और 0.8 पावर फैक्टर लीड अगर कर दिया तो तुम फाई क्या लिखोगे? -36.86, ठीक है। और चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि फाई को -फाई फॉर्मूले में ही पुट कर दो। अगर ऐसा कर दिया तो कॉस में तो नेगेटिव एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन -फाई क्या हो जाता है? -sin फाई। अगर ऐसा कर चुके हो, यूज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फाई। अब इसमें ऐसा मत करना कि ये वाला फॉर्मूला जैसे लीडिंग के लिए तुमने निकाल दिया तो तुम फाई की जगह पहले ही माइनस साइन लगा चुके हो ना। तो अगर मैं 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग भी दे दूं तुम्हें, तो भी इस इक्वेशन में फाई को क्या पुट करोगे? अब देखो, तुम्हारी मर्जी है, लैगिंग और लीडिंग का फॉर्मूला अलग अलग याद कर लो या लैगिंग का ही फॉर्मूला याद कर लो। बस ये ध्यान रखना, लैगिंग एंगल को पॉजिटिव लिखोगे और लीडिंग को नेगेटिव, या फॉर्मूला अलग अलग कर लो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, फिर बस एंगल का मैग्नीट्यूड यूज होता है। जो चीज ज्यादा कन्वीनियंट लगे वो फॉलो करो, बट दोनों चीजें एक साथ मत कर देना कि माइनस भी लगा दो और फिर एंगल भी नेगेटिव डाल दो, वो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए या तो फॉर्मूला चेंज करो या तो उसमें डलने वाली वैल्यू चेंज करो। यहां तक मेरी बात क्लियर हुई? अब देखो, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैगिंग एंगल को हम पॉजिटिव कह रहे हैं, लीडिंग को नेगेटिव कह रहे हैं। तो ये बात समझना, तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, सिंस वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन for lagging power factor
we can apply the same expression for leading power factor. We can apply the same expression for leading power factor, but use negative value of phi. मेरी ये बात क्लियर हुई? सेम एक्सप्रेशन चला लो बट फाई को क्या लिख लो? नेगेटिव। इसके बाद एक और पॉइंट लिखना, इट हैज नथिंग टू डू विद एंगल ऑफ करंट इन लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर। एंगल ऑफ करंट इन लैगिंग एंड लीडिंग पावर फैक्टर, जैसे हम नेटवर्क में भी बोलते हैं, इफ वोल्टेज इज रेफरेंस, तो वोल्टेज का एंगल क्या ले लेते हो? 0। तो लैगिंग पावर फैक्टर पे करंट का एंगल क्या होता है? नेगेटिव। और लीडिंग पावर फैक्टर पे करंट का एंगल क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इसका इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला लैगिंग, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसका लैग लीड से कोई मतलब नहीं है। अगर फॉर्मूला लैगिंग के लिए डिराइव किया है तो उसी फॉर्मूले को लीडिंग में कैसे चलाओगे? नेगेटिव एंगल के लिए। वहीं अगर फॉर्मूला लीडिंग के लिए डिराइव होता तो लैगिंग में कैसे चलाते? नेगेटिव से। जैसे मान लो तुमने लैगिंग का फॉर्मूला ना याद करके याद कर रखा है लीडिंग का, तो अब इसमें फाई की वैल्यू क्या डलेगी? पॉजिटिव। इसी फॉर्मूले को लैगिंग पे चलाना है तो अब फाई नेगेटिव ले लो। यानी अगर लैग का फॉर्मूला डिराइव किया है तो लीड के लिए नेगेटिव लोगे, और लीड वाला डिराइव कर रखा है तो लैग के लिए नेगेटिव लोगे। इसका इस कॉन्सेप्ट से कोई रिलेशन नहीं है। ये तो फिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जो लैग और लीड का मतलब समझाता है। यहां लैग और लीड के मतलब से कोई रीजन नहीं है। यहां रीजन क्या है कि लैग के फॉर्मूले को ही लीड में चलाना है तो नेगेटिव एंगल, या लीड के फॉर्मूले को लैग में चलाना है तब नेगेटिव एंगल। तो ये प्योर मैथमेटिक्स है और ये कंसेप्ट है। मेरी बात क्लियर हुई? तो कंफ्यूज मत हो जाना पॉजिटिव नेगेटिव। चाहो तो अलग अलग फॉर्मूले याद कर लो, वरना ज्यादातर लोड लैगिंग होते हैं तो फॉर्मूले बस लैगिंग के याद करना हर मशीन में, और लीडिंग में पावर फैक्टर का एंगल नेगेटिव ले लेना। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अब इससे क्या पता चला वोल्टेज रेगुलेशन किस पे डिपेंडेंट है? एक तो एक्स पे जैसे एफिशिएंसी थी, और एक फाई पे। एफिशिएंसी भी दो ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रही थी, एक्स और फाई। और यहां तो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी लोड जितना ज्यादा लगाओगे उतनी ज्यादा बनेगी वोल्टेज रेगुलेशन। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, एक पॉइंट ये भी लिखना, द हायर द लोड more is the current and voltage drop, more is the current and voltage drop, and higher is the voltage regulation, अब अगली बात समझो। देखो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूं। वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस कितनी होगी? I2 R02। इसका मतलब X इंटू I2 रेटेड इंटू R02। तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट में कैसे निकालोगे? वोल्टेज को अगर पीयू में लेके जाना है तो उसे रेटेड वोल्टेज से डिवाइड कर दो। अब V अपॉन आई क्या होगा? Z बेस। R02 अपॉन Z2 बेस, R02 पीयू। ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप जब रिएक्टेंस से बात करोगे कि रिएक्टेंस के कारण कितना वोल्टेज ड्रॉप आता है,
तो रिएक्टेंस के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनती है, I2 X02। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप इसको भी पीयू में कन्वर्ट कर लोगे ना, सेम लॉजिक से ये भी आ जाएगा X इंटू X02 पीयू। यानी देखो जब ये X को अंदर ले जाओगे, X इंटू R02 या X इंटू X02, इट रिप्रेजेंट्स द पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये भी लिख लेना, X इंटू R02, X इंटू R02 PU, X इंटू R02 PU is PU voltage drop, is PU voltage drop due to resistance, is PU voltage drop due to resistance, and X into R0, X into X02 PU, X into X02 PU is voltage drop in PU, voltage drop in PU due to reactance। ये पिछले फॉर्मूले में चेंज कर लेना, X01, ये 2 लिखा रह गया था, 1 होगा। अब इसका मतलब देखो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कैसे लिख दोगे, X इंटू R01 को लिखो एप्सिलन R cos फाई प्लस माइनस एप्सिलन X साइन फाई, ठीक है, इंटू 100% कर दो। एप्सिलन R इज PU वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू R, और एप्सिलन X PU वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू X, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी क्वांटिटी की परसेंटेज वैल्यू होती है, यानी PU वैल्यू इंटू 100। तो जरूरी नहीं कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप वाला लॉजिक है ना, ये तुम्हें PU में गिवन हो, अगर परसेंटेज में गिवन है तो PU में आ जाना। तो वोल्टेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। अब एक और बात देखो, अगर फुल लोड होता तो X कितना होता, 1, रेटेड कंडीशन के लिए X होता है 1। तो मैं ये भी कह सकता हूं RPU is full load voltage drop in PU due to R, और XPU, क्योंकि देखो अगर वोल्टेज ड्रॉप R की वजह से देखना है फुल लोड पे तो RPU आ रहा है, X की वजह से देखना है तो XPU आ रहा है। यानी अगेन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू जरूरी नहीं कि R और X ही दे, वो पर यूनिट सिस्टम में जाके तुम्हें ट्रिक कैसे कर सकता है कि वो तुम्हें रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस ना देते हुए वोल्टेज ड्रॉप दे दे। तो ये लॉजिक अच्छे से याद रखना, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की पर यूनिट वैल्यू क्या बताती है, वोल्टेज ड्रॉप, या वोल्टेज ड्रॉप की पर यूनिट वैल्यू बताती है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन लोड के साथ चेंज हो रही है, और किसके साथ चेंज हो रही है, पावर फैक्टर के। मैं ये चाहता हूं वोल्टेज रेगुलेशन आइडियली 0 हो, यानी वोल्टेज में चेंज आना ही नहीं चाहिए। तो अब हम दो कंडीशन यहां देखने वाले हैं। पहले मैं बात करूंगा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा अनडिजायरेबल होता है। डिजायरेबल क्या होता है, 0, ठीक है, जितना कम वोल्टेज फ्लक्चुएशन उतना बेहतर है। अब देखो यहां प्लस हो रहे हैं और लीडिंग में माइनस होते हैं, तो ज्यादा वैल्यू किस में मिलेगी, लैगिंग में या लीडिंग में, ज्यादा हमेशा मिलेगी लैगिंग में, क्योंकि लैगिंग में दोनों ड्रॉप ऐड होते हैं। तो हम ये कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑकर्स फॉर लैगिंग पावर फैक्टर। मैक्सिमाइज करने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में और कर दो 0। जरा करना पहले एक्सप्रेशन का, इस वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, x R01 PU
कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस x01 pu साइन का डेरिवेटिव कॉस, दिस मस्ट बी 0। तो x को तो हटा ही लो जब साथ में 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ r01 pu साइन फाई x01 pu कॉस फाई। तो इसका मतलब tan फाई इज x01 pu बाय r01 pu। अब दोनों में z बेस मल्टीप्लाई कर लो, और दोनों को सेकेंडरी पे ले जाओगे तो टर्न्स रेशो का स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी tan फाई शुड बी इक्वल टू x बाय r। अब देखो कई लोग इसमें गलती क्या समझ लेते हैं, गलत चीज क्या सोच लेते हैं कि भाई नेटवर्क में भी हमने देखा था tan थीटा तो x बाय r ही होता है। ये रिलेशन वो नहीं बता रहा, मेरी बात को समझना। फाई था लोड का पावर फैक्टर, यहां ये मिसकंसेप्शन में मत रहना कि tan थीटा तो हमेशा ही x बाय r होता है। बात को समझने की कोशिश करो। देखो हमारा जो सर्किट है अगर पूरा सेकेंडरी पे रेफर्ड है, यहां पे लोड भी लगा है ना, मान लो लोड भी है, लैगिंग पावर फैक्टर, ये है R02 X02 R लोड X लोड, इसके अक्रॉस की वोल्टेज है V2 और इधर की वोल्टेज है V1 डैश। देखो तो ये जो cos फाई है वो इसका पावर फैक्टर है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लोड में जो tan फाई आएगा, जो कि एक्चुअल में होता है x लोड बाय r लोड, और ट्रांसफॉर्मर में जो r और x है उसके एंगल को थीटा कहोगे, फाई मत कहना, x02 बाय r02। तो तुमने क्या बोला, tan फाई होना चाहिए फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, इसका मतलब इट शुड बी tan थीटा, इट शुड बी फाई इक्वल टू थीटा। इस बात का मतलब क्या हुआ, जो लोड लगा रहे हो और जो ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस है दोनों का एंगल बराबर हो जाए। ऐसा मत सोचो कि tan थीटा हमेशा x बाय r होता है, x बाय r तो होता है लेकिन किसका, लोड का। मैंने बोला लोड का जो एंगल है वही x बाय r रेशो किसका है, ट्रांसफॉर्मर का। इसका मतलब x बाय r रेशो जो लोड का है वही x बाय r रेशो ट्रांसफॉर्मर का है। ये कंडीशन है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। कई लोग सोचते हैं कि tan फाई तो हमेशा x बाय r होता है, तो इसमें कंडीशन में कुछ भी स्पेशल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे चलें। अब हमें कंडीशन तो मिल गई मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। अब बात है मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होगा कितना, वैल्यू भी चाहिए। वैल्यू अगर जानना चाहते हो तो क्या करोगे, वोल्टेज रेगुलेशन के फॉर्मूले में cos फाई और sin फाई की वैल्यू डाल दो। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या लिखा था अभी हमने, लैगिंग के लिए R01 R02 कुछ भी लिख लो, पर यूनिट में सेम होते हैं। अभी हमने लिखा कि tan फाई है x बाय r, तो cos फाई कितना होगा, cos फाई होगा r बाय z। फिर हमने लिखा tan फाई है x बाय r, तो sin फाई कितना होगा, x बाय z। अब देखो Z02 तो कॉमन आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, R02 का स्क्वायर इन PU, X02 का स्क्वायर इन PU, और नीचे आ गया Z02। R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है Z स्क्वायर, और नीचे Z है। अब एट फुल लोड
x होता है 1, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितनी हो सकती है? Z02 pu, जो कि और किसके बराबर होगा? Z01 pu। तो ये वाला भी एक पॉइंट लिख लो, ये डेरिवेशन नोट करके। मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन is equal to per unit impedance of the transformer, ठीक है। एक पॉइंट और लिखना, for maximum voltage regulation x by r ratio of load is same as x by r ratio of transformer, अब मैंने बोला कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन तो अनडिजायरेबल है, तो डिजायरेबल कंडीशन क्या है? डिजायरेबल हमेशा होती है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो अगला लिखो, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो, लैगिंग में हमेशा ऐड होते हैं, लीडिंग में होते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जब दो टर्म ऐड हो रही हैं तो उनका सम कभी जीरो नहीं आएगा, इसीलिए हम जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में यूज किसका करते हैं? लीडिंग का। तो ये चीज डिजायरेबल है, और ये बात हमेशा ध्यान रखना, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कैन ओनली, ये आगे ना हर मशीन के लिए याद रखना, कैन ओनली ऑकर फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। कुछ कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो हर मशीन के लिए एप्लीकेबल है। तो जीरो इक्वल टू एक्स इंटू R02 pu cos phi माइनस X02 pu sin phi। अगर ऐसा हुआ तो x तो हटा ही लो, R02 pu cos phi इक्वल टू X02 pu sin phi। इसका मतलब tan phi कितना हो गया? R02 pu बाय X02 pu। ऊपर और नीचे अगर Z बेस मल्टीप्लाई कर दो तो R02 बाय X02, दोनों को प्राइमरी पे रेफर कर लो तो R01 बाय X01। अब देखो, जो ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस है उसका रियल पार्ट है R02, इमेजिनरी है X02, ये है Z02, तो यह थीटा। तो x बाय आर कितना होता है? tan थीटा। तो r बाय एक्स हुआ 1 बाय tan थीटा cot थीटा या tan 90 माइनस थीटा। इसका मतलब फाई इक्वल टू 90 माइनस थीटा। जैसे अभी आया था ना कि लोड की इंपीडेंस का एंगल और ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस का एंगल बराबर है, इसमें आ रहा है लोड की इंपीडेंस का एंगल यानी फाई 90 माइनस ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस का एंगल है। फाई और थीटा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बराबर नहीं होते, क्या होता है? फाई शुड बी 90 माइनस थीटा। आगे डिस्टिंक्शन अच्छे से याद रखना, फाई किसका एंगल है? लोड की इंपीडेंस का, और थीटा किसका एंगल है? ट्रांसफॉर्मर की इंपीडेंस का। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन के हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, इसकी मदद से अगर मैं वोल्टेज रेगुलेशन को प्लॉट करना चाहता हूं, अगर वोल्टेज रेगुलेशन को प्लॉट करना है हमें, तो देखो हम ऐसे प्लॉट करते हैं, यह वोल्टेज रेगुलेशन, इधर पावर फैक्टर, इस तरफ लेते हैं लैग और इस तरफ लेते हैं लीड, और ये बीच वाली लाइन है यूनिटी पावर फैक्टर। तो वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के साथ बढ़ती जाती है, एक टाइम के बाद गिरने लगती है।
मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कितने पावर फैक्टर पे आती है? ये आती है R02 बाय Z02 पे, ठीक है। और कितनी आती है ये? Z02 PU के बराबर। और लीडिंग पे ये घटते घटते एक पॉइंट पे जीरो टच करती है, फिर नीचे जाके फिर मुड़ती है, तो ये जीरो वाली कितने पे आती है? X02 बाय Z02 पे, ठीक है। तो हमें दो ही वैल्यूज पता होनी चाहिए, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन और कंडीशन फॉर जीरो। और यहां पे ये देखो, ज्यादातर लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है। ज्यादातर अगर लीडिंग पावर फैक्टर की वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है, इसका मतलब फुल लोड वोल्टेज नो लोड से ज्यादा है। तो ये वाला भी पॉइंट लिखो। यूजुअली वोल्टेज रेगुलेशन is negative for leading power factor. Voltage regulation is negative for leading power factor, which means full load voltage is more than no load voltage. Full load voltage is more than no load voltage. तो अक्सर हर मशीन की लीडिंग पे नेगेटिव आती है, ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो वोल्टेज रेगुलेशन में याद रखने वाली क्या क्या बातें हैं। ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन को अगर मैं बताऊं, सबसे पहली बात है अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। आरपीयू प्राइमरी ले लो या सेकेंडरी, एक ही बात है, ठीक है। और इसमें फाई पॉजिटिव लिया जाता है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, फाई नेगेटिव लिया जाता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। वोल्टेज रेगुलेशन का दूसरा फॉर्मूला था एप्सिलॉन आर कॉस फाई। एप्सिलॉन आर क्या था? वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन एक्स वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रिएक्टेंस। फिर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ये था ZPU के बराबर, और कंडीशन क्या थी इसकी? tan phi इक्वल टू x बाय r ऑफ ट्रांसफॉर्मर, या ये कह दो x बाय r ऑफ लोड इज सेम एज x बाय r ऑफ ट्रांसफॉर्मर। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है tan phi उल्टा होना चाहिए r बाय x ऑफ ट्रांसफॉर्मर, या tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये कंडीशन है। और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे आती है हमेशा, और मैक्सिमम लैगिंग पे, ठीक है। और यूजुअली वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आती है फॉर लीडिंग पावर फैक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए जबकि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज रेगुलेशन से डील करते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले तक याद रखोगे, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा, इसमें ज्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड, द वोल्टेज रेगुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड by reducing the leakage reactance, by reducing the leakage reactance, or improving coupling of the windings, improving coupling of the windings. Next point, resistance can be reduced, resistance can be reduced to reduce losses and increase efficiency, reduce losses and increase efficiency। बात का मतलब ये हुआ
कि जब कभी कोई पूछे वोल्टेज रेगुलेशन कैसे कम करना है, तो ये मत बोलना रेजिस्टेंस कम करके। रेजिस्टेंस डोमिनेट करता है एफिशिएंसी में और रिएक्टेंस डोमिनेट करती है तुम्हारी किसके अंदर? रिएक्टेंस हमेशा डोमिनेट करेगी तुम्हारी वोल्टेज रेगुलेशन में। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जब कभी बात की जाए तो क्या बोलोगे? वी हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस या लीकेज टू इंप्रूव वोल्टेज रेगुलेशन। इंप्रूव करने का मतलब रेगुलेशन को कम करना, रेगुलेशन जितना कम रहे उतना बेटर है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिखना, what are the methods by which leakage flux can be reduced or coupling can be increased? Leakage flux can be reduced or coupling can be increased. तो इसमें पहला लिखो by increasing window height. By increasing window height. अब देखो यहां विंडो हाइट का क्या फंडा है। लीकेज रिएक्टेंस देखो मैंने पहले भी बताया था एक हाइपोथेटिकल रिएक्टेंस है, ऐसी एक्चुअल में कोई रिएक्टेंस नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है? लीकेज फ्लक्स, उससे बनता है लीकेज ईएमएफ और उस ईएमएफ को शो करते हो रिएक्टेंस से। तो लीकेज रिएक्टेंस अगर घटाना है तो लीकेज फ्लक्स घटाना पड़ेगा। लीकेज फ्लक्स कैसे बनता है ध्यान देना। अगर ये करंट I1 है तो ये ऐसे राइट में जा रहा है। अब देखो अगर करंट राइट में जा रहा है तो फ्लक्स कैसे बनेगा? अपवर्ड्स। फ्लक्स अगर अपवर्ड्स बनता है कुछ इस टाइप से, तो ये क्लोज लूप यहां से कंप्लीट करेगा ना, लीकेज फ्लक्स। तो यह है लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स कम करने के लिए, फ्लक्स कैसे कम हो सकता है? रिलक्टेंस बढ़ा के। तो लीकेज फ्लक्स को मिलने वाली रिलक्टेंस अगर बढ़ा दोगे, लीकेज फ्लक्स अपने आप कम हो जाएगा। रिलक्टेंस होती है L बाय म्यू ए, इट इज L बाय म्यू ए। तो मैं कहूंगा लीकेज की रिलक्टेंस बढ़ जाएगी अगर फ्लक्स का पाथ लंबा कर दे। फ्लक्स का पाथ लंबा करने के लिए ये विंडो की जो हाइट है, हाइट को बढ़ा लो। हाइट जितनी ऊंची रहेगी फ्लक्स को उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। फ्लक्स जितना लंबा रास्ता ट्रेवल करेगा उतनी ज्यादा रिलक्टेंस, उतना कम लीकेज। तो इसमें लिखना by keeping window area constant, विंडो एरिया माने ये देखो, ये है विंडो की हाइट और ये है विंडो की विड्थ। एरिया कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, H इंटू डब्ल्यू कॉन्स्टेंट करना है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि विड्थ यहीं तक लेनी है, यहां तक ही है, ठीक है। तो by keeping window area constant, if the height of window is increased, the leakage flux has to travel a longer path, which increases the reluctance offered to leakage flux, and hence leakage flux reduces, by which leakage reactance reduces, and voltage regulation reduces. तो ये जो हाइट और विड्थ का रेशियो है ये 4 से कम ही रहना चाहिए, ये लिमिट होती है। तो हाइट बढ़ा लो बट रेशियो 4 से ज्यादा ना जाए, ठीक है ना। अब अगला लिखो, बाय यूजिंग कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग,
कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में मैंने क्या बताया था भाई, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में बताई थी कि एलवी वाइंडिंग अंदर होती है और एचवी वाइंडिंग बाहर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को अलग अलग लिंब पे ना बना के सेम लिंब पे बनाते हैं ताकि उनकी कपलिंग बेहतर हो। जैसे पहले इंसुलेशन आती है, फिर आती है एलवी वाइंडिंग, फिर उसके ऊपर फिर से इंसुलेशन आती है, फिर आती है एचवी वाइंडिंग। इसी को हमने कॉन्सेंट्रिक बोला भी था। तो जब एक वाइंडिंग के अंदर दूसरी वाइंडिंग होगी तो उससे होगा क्या, उससे कपलिंग बेटर हो जाएगी। फिर हमने क्या बोला था कि आधे टर्न्स एक लिंब पे लेते हो और आधे दूसरे पे, ठीक है। कभी भी एक लिंब पे सारे टर्न्स नहीं डालते। अब इससे देखो एक और फायदा क्या हुआ, मान लो यहां N1 टर्न्स थे तो MMF कितना था, N1 I1। अभी यहां N1/2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां MMF कितना होगा, N1/2 I1। तो मैंने बेसिकली MMF भी कम कर दिया, MMF कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, क्योंकि फ्लक्स होता है MMF बाय रिलक्टेंस। तो इसमें लिखना, by using concentric winding, primary and secondary winding come closer. By using concentric winding, primary and secondary winding come closer, so their coupling improves, and leakage reduce. अगला पॉइंट, since only half the number of turns are present on each limb, MMF is reduced, which further reduces leakage flux, ठीक है। अब अगला लिखो, by using sandwich winding। कॉन्सेंट्रिक में भी देखो, अगर ऐसे कर दो, एलवी की एक और लेयर बाहर ले लो, तो बेसिकली तुमने एचवी वाइंडिंग को एलवी की दो लेयर्स के बीच में सैंडविच कर दिया, तो इससे लीकेज और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेना, इफ एचवी वाइंडिंग इज सैंडविच्ड, ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें लिख लेना, इफ एचवी वाइंडिंग इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एलवी वाइंडिंग, एचवी वाइंडिंग इज सैंडविच्ड between two layers of LV winding, then leakage reduces, और वाइस वर्सा, मतलब कि LV को या तो दो पार्ट HV के बीच में फंसा लो या HV को दो LV के बीच में, तो उससे भी तुम्हारा लीकेज कम हो जाएगा। लास्ट लिखो, by using shell type core, तो इसमें लिखना, in this core there is core on both sides of the winding, क्योंकि बीच वाली लिंब पे वाइंडिंग होती है और दोनों तरफ क्या होता है, कोर। तो फ्लक्स को एक लो रिलक्टेंस पाथ कोर से मिल जाएगा, एयर से फ्लक्स कम जाएगा। देयर इज कोर ऑन बोथ साइड्स ऑफ वाइंडिंग, सो फ्लक्स फाइंड्स लो रिलक्टेंस पाथ थ्रू द कोर, and leakage flux is less, ठीक है।
तो कोई पूछे भाई वोल्टेज रेगुलेशन कम कैसे करते हैं, रिएक्टेंस कम करके, उसके लिए क्या करना है, लीकेज फ्लक्स को कम करना है, कैसे, उसकी रिलक्टेंस बढ़ा के यानी विंडो हाइट बढ़ा के, या कपलिंग इंप्रूव करके। कपलिंग कैसे इंप्रूव होगी, या तो सैंडविच या कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का यूज करके। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना, वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव कैसे किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में जितना हमने यहां कवर किया है उतना मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या करो, वोल्टेज रेगुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करो, और उसमें भी क्वेश्चंस में कोशिश ये करो कि इक्विवेलेंट सर्किट के भी जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें ट्राई करो वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का, क्योंकि ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये रिलेटेड है। अगर इक्विवेलेंट सर्किट का क्वेश्चन बनाना जानते हो तो वोल्टेज रेगुलेशन का भी बना सकते हो। और ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ये याद रखना कहां तक चलेगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन और पावर सिस्टम वहां यूज मत करना। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी की बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।